सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 7वीं की अभ्यास सागर बुक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला पाठ है 12 मासा, जो कविता हमने पढ़ ली है ज्ञान सागर से। आपको पता है बच्चों कि 7वीं कक्षा के लिए 2 बुक हम प्रयोग में लाते हैं। पहली का नाम है ज्ञान सागर, जिसमें हमने चैप्टर रीड किया, प्रश्न उत्तर किए, और दूसरी बुक है हमारी अभ्यास सागर, जिसमें हम उसी लेसन का, उसी पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट प्रश्न देखिए। इसमें पहले कुछ पंक्तियां दी गई है कविता में से। ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें कोई भी एक व्यंजन बिना किसी स्वर के है। अब इस पंक्तियों में कोई ऐसा व्यंजन है जिसमें स्वर नहीं है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जिस भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ होता है, इसका मतलब वो आधा व्यंजन है और इसके साथ स्वर नहीं है। या तो वो व्यंजन आधा होता है जिसमें स्वर नहीं होता, या वो उस व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है, उसका मतलब यही होता है कि वो आधा है, उसमें स्वर नहीं है। अब आपने ऐसे ही शब्दों को छांट रहे हैं जिसमें स्वर नहीं है। अब आप फर्स्ट पंक्ति से देखियो, इसमें एक शब्द आ रहा है प्यारा, क्योंकि आधा प है तो इसके साथ स्वर नहीं है, तो हम एक शब्द लिखेंगे प्यारा। खट मिट्ठी, अब इसमें आधा ट है आधा ट है, अब ये भी स्वर रहित व्यंजन है, तो हम ये शब्द लिखेंगे। छुट्टी, इसमें भी आधा ट आ रहा है। न्यारी, इसमें भी आधा न है। कवार, इसमें भी आधा न है, तो इन शब्दों को हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये शब्द जो है इनमें स्वर नहीं है। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में मोटे काले वर्णों के बारे में बताइए, उनमें किस स्वर का प्रयोग हुआ है। अब हमारे पास है क। हमारे पास शब्द है देश, इसमें से मोटा शब्द क्या दे रखा है, वर्ण दे। अब दे के साथ कौन सा वर्ण लगा हुआ है, कौन सा स्वर लगा हुआ है, द के ऊपर एक ही मात्रा लिखी गई है, तो हमने इसको निकाल कर अलग कर देना है। अब द के पास ए स्वर है, द प्लस ए। अब यहाँ पर मोटा शब्द है ती। अब त के साथ कौन सा स्वर लगा है, ई, और ये ई छोटी है, तो इसलिए हमने त प्लस ई। बोलो, बो, ब प्लस ओ, इस मात्रा को हमने अलग कर देना है। जो स्वर प्रयोग हुआ है ते, त प्लस ए। या, य प्लस आ। जुल, ज प्लस उ। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, जो संयुक्त व्यंजन है। बच्चों इससे पहले मैंने वीडियो में आपको संयुक्त व्यंजन की पहचान करवाई थी कि संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन भी इकट्ठे आ सकते हैं और 3 व्यंजन भी इकट्ठे आ सकते हैं, लेकिन शर्त ये होती है जब 2 व्यंजन इकट्ठे आते हैं तो उसमें पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता, और जब 3 संयुक्त व्यंजन इकट्ठे आते हैं तो पहले 2 में स्वर नहीं होता, तीसरे में स्वर होता है। अब हमारे पास शब्द है उन्हें। अब उन्हें में आप देखोगे न के साथ स्वर नहीं है और ह के साथ स्वर है, तो ये संयुक्त व्यंजन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब 2 संयुक्त व्यंजन इकट्ठे आ जाते हैं, पहले में स्वर नहीं होता, दूसरे में होता है। तो इधर न में नहीं है, ह में है, तो ये संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। और किस में है, न प्लस ह। आगे हमारे पास शब्द है नमस्कार। अब यहाँ पर आधा स, यहाँ पर स्वर नहीं है और यहाँ पर ह, तो ये 2 व्यंजन है। और किस कौन कौन सा अलग हुआ है, स प्लस का। स के नीचे हमने हलंत लगा दिया, क्योंकि आधे स का भी यही मतलब होता है, और जब हम हलंत लगा देते हैं तो वो वर्ण भी आधा हो जाता है। अब यहाँ है उज्जवल। अब उज्जवल में 3 संयुक्त व्यंजन है, ज, ज, व। पहले में नहीं है स्वर, दूसरे में नहीं है, तीसरे में स्वर है, तो ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। तो हमने यहाँ पर 3 व्यंजन लिखे हैं, ज, ज प्लस व। अब हमारे पास है पुस्तक। आधा स और त, यहाँ पर 2 व्यंजन है, स प्लस त। ज्योत्सना, अब हमारे पास यहाँ पर 3 है, त, स, न। दोनों में व्यंजन स्वर नहीं है और इसमें स्वर है, तो यहाँ पर 3 व्यंजन हुए, त, स, न। अब यहाँ पे आधा ख और य।
आपको बता दूं संयुक्त व्यंजन आधे अक्षर से ही शुरू होता है क्योंकि इसमें स्वर नहीं होता। ख प्लस य, ख और य में संयुक्त व्यंजन है। अब है नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों के पुराने और नए रूप दिए गए हैं। पुराने रूप के अनुसार एक उदाहरण भी दिया गया है। आप नए रूप का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द लिखो। अब हमारे पास ये विद्या लिखने का पुराना रूप था, अब हमने नए रूप से शब्द बनाना है। ये जो ध है, बड़ा ध है, ये द और य से बना हुआ है, तो हमने द और य अलग निकाल देने हैं। विद्या, ऐसे द्व, अब यहाँ पे द के पैर में व है, लेकिन अगर हम इसका नया रूप देखें, द और व है, द में हलंत नहीं, हलंत है, द आधा है, व पूरा है, तो क्या होएगा? द्वार। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अक्षर पैरों में होता है तो वो आधा हो जाता है, जो व्यंजन है वो आधा हो जाता है और पैरों वाला पूरा हो जाता है, इसलिए द आधा है और वह पूरा है। दद, शुद्ध। अब यहाँ पे ट और ट को अलग कर दिया गया है। मिट्टी, पत्ता, ये त और त निकाल के पत्ता। उद्देश्य, दोनों द को उन्होंने अलग कर दिया। अब हमारे पास है नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण अनुसार बदल कर लिखिए। अब हमने यही करना है जो हमने पुराना और नया रूप सीखा है। यद्यपि पुराने रूप से लिखा हुआ है, इसको हमने ध को द और य अलग कर दिया है। यद्यपि, लड्डू, ब्राह्मण, गड्ढा, चिन्ह, चिट्ठी। अब है नीचे दिए गए वर्णमाला को पूरा कीजिए। तो बच्चों, आपने शुरू में भी सीखा होगा छोटी क्लासेस में कि क ख ग कैसे लिखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपने छोटी क्लासेस में पहले क वाली लाइन व्यंजन की लिखी है, फिर च वाली, ट वाली, त वाली, प वाली। अब मैं आपको बता दूं, हर लाइन का एक वर्ग होता है। अगर आपने क वाली लाइन लिखनी है तो क का क वर्ग, च वाली लाइन का च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग में हमने क्या देखना है? ये पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। आपको पता है कि हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो हमने यही वर्ण लिख के ये पंक्ति पूरी करनी है। इसके बाद अब हमने यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे छांटने हैं जिसको का उच्चारण करते समय हवा कम निकलती है और किसी का उच्चारण करते समय हवा ज़्यादा निकलती है। अब हम इसे रीड करेंगे। अब अपनी हथेली को पलटकर उल्टा कीजिए, मुंह के पास ले जाइए। अब ऊपर लिखी हुई वर्णमाला के वर्णों को क्रम में बोलिए, महसूस कीजिए और लिखिए कि प्रत्येक वर्ग के किन वर्णों को बोलते समय हवा कम निकलती है, किन वर्णों को बोलते समय हवा अपेक्षाकृत अधिक निकलती है। अब जितने भी वर्ण हमने यहाँ पर पढ़े थे, क वर्ग में च, ट, त, अब इन्हीं सभी वर्णों को हमने बोल के देखना है कि ये वर्ण बोलते समय हवा कितनी बाहर निकलती है। अब हमने क वर्ण का उच्चारण करना है। क, तो आपको पता है कम हवा निकली, चाहे आप हथेली को पलटकर मुंह के आगे ले जाइए। ख, अब देखो क से ज्यादा हवा ख में निकलती है। क, ख, तो ख में ज्यादा हवा निकली तो हमने ज्यादा लिखना है। ग, कम हवा, घ, ज्यादा हवा, डंग, अंग, कम हवा। और मैं आपको एक और बता दूं, वैसे तो आप सभी बोल के देखेंगे, लेकिन किसी भी वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ग होता है, दूसरे और चौथे वर्ण में हवा हमेशा ज़्यादा निकलती है। पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण में हवा कम निकलती है, दूसरे और चौथे वर्ण में हवा हमेशा ज़्यादा निकलती है। तो उसी के अनुसार आपने लिख देना है कि किस वर्ण में हवा कम निकली और किस वर्ण में हवा ज़्यादा निकली। अब हम 8वां प्रश्न करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण के उच्चारण में हवा कम निकलती है और दूसरे, चौथे वर्ण के उच्चारण में हवा ज़्यादा निकलती है। ये आपने अभी अनुभव भी किया होगा सभी वर्णों को बोलकर। और मैं अब आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जिस वर्ण को बोलते हुए हवा कम मात्रा में निकली थी उसको हम अल्प प्राण बोलते हैं,
और जिस वर्ण को बोलते हुए हवा अधिक मात्रा में हुई थी उच्चारण करते हुए, तो उसको हम महाप्राण बोलते हैं। अब प्रश्न आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, अल्प प्लस प्राण। अल्प का मतलब होता है कम, प्राण होता है हवा। तो जिनके उच्चारण में हवा कम मात्रा में निकलती है वो अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में निकलती है, महा बहुत अधिक, प्राण वायु, तो अधिक वायु जब निकलते हैं उच्चारण करते हुए तो उस वर्णों को हम महाप्राण बोलते हैं। तो अब हमारे पास कुछ व्यंजन दे रखे हैं जो हमने बताने हैं कि ये अल्प प्राण है या महाप्राण व्यंजन है। तो बेटा इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको पेपर में भी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि आप अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन छांटिए, जो बहुत ही आसान है। अल्प प्राण जिसमें हवा कम निकलती है उच्चारण करते समय, महाप्राण जिसका उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में निकलती है। तो बहुत आसान है। जैसे हमारे पास पहला शब्द है अच्छा। अब आपने देखना है कि जो च है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और लिखिए कि संयुक्त व्यंजन के रूप में आए व्यंजन कौन से नंबर के वर्ण हैं, वे अल्प प्राण है अथवा महाप्राण। अब हमारे पास शब्द है अच्छा। अब हमें आपको पता है ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि आधा च और छ इकट्ठा है। अब च क्या है? पहला वर्ण है क्योंकि च अपने वर्ग का पहला वर्ण है। और च क्या है? अल्प प्राण है क्योंकि च का उच्चारण करते समय हवा कम निकलती है। अब आता है छ। छ दूसरा वर्ण है और छ का उच्चारण करते समय हवा ज्यादा मात्रा में निकलती है, तो वो है महाप्राण। ऐसे हम पढ़ेंगे मक्खन। क पहला वर्ण और अल्प प्राण है, ख दूसरा वर्ण और महाप्राण है। तो आप खुद पहचान करोगे कि जो काले शब्द बनाकर दे रखे हैं इनमें से ये सारे ही पहले वर्ण है और इसमें से अल्प प्राण है, दूसरे नंबर वाले दूसरे वर्ण है और ये महाप्राण है। आगे है ये रिक्त स्थान आपने भरना है। वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण एक साथ दो बार द्वित्व आकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। ये तो आपने पढ़ ही लिया। जैसे इसका मतलब ये होता है नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक बोल बोल कर पढ़िए। कष्ट, निष्ठा, कृष्ण। याद रखिए श ट न के साथ मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन बन गए आधा श ट श ठ। श के साथ ट आ गया तो संयुक्त व्यंजन बन गया, श के साथ ठ आया तब भी संयुक्त व्यंजन बन गया और न आया तब भी संयुक्त व्यंजन बन गया। तो अब आपने क्या करना है, उदाहरण लिखने हैं कुछ कि दो व्यंजनों का संयोग कहाँ होता है, अल्प प्राण और महाप्राण का संयोग कहाँ होता है, श के साथ ट ठ और न का संयोग कहाँ होता है और द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं। अब दो व्यंजनों का संयोग कैसे होता है मैंने आपको बताया था। जब व्यंजन का संयोग होता है जैसे आधा न और म, जब आधा और पूरा वर्ण आ जाता है, व्यंजन आ जाता है, तो वहाँ हम दो व्यंजनों का संयोग वाले कोई भी शब्द लिख सकते हैं। जन्म, पुस्तक, गुप्त, यहाँ पर दो दो व्यंजन इकट्ठे आ गए हैं। अब बता रखा है कि महाप्राण और अल्प प्राण का संयोग कैसे बनता है, मतलब पहला और दूसरा वर्ण इकट्ठे कैसे आ सकते हैं, त और थ। अब अल्प प्राण और महाप्राण का संयोग बन गया तो क्या बन गया, पत्थर, मक्खी, गड्ढा। अब है श के साथ ट और ठ। अब ये श है, श के साथ ठ आ जाता है तो श्रेष्ठ, सृष्टि, विष्णु। अब है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन की एक पहचान ये होती है कि इसमें जो व्यंजन है वो एक जैसा ही होता है। दोनों एक ही व्यंजन दो बार आता है, एक व्यंजन आधा आ जाता है और एक व्यंजन पूरा बन के आ जाता है। जैसे हमने पढ़ा पत्ता, व्यंजन त ही है, एक बार आधा आ गया दूसरी बार पूरा आ गया, तो इसको हम द्वित्व व्यंजन बोलेंगे। सत्ता, गत्ता, ठीक है। जैसे बिल्ली। अब आपने एक पहचान जरूर देखनी है कि ये भी संयुक्त व्यंजन था लेकिन इसमें हमने
एक जैसा व्यंजन नहीं देखा, एक आधा एक पूरा यही देखा है। तो द्वित्वम व्यंजन की पहचान है कि व्यंजन एक ही होना चाहिए और वो 2 बार आता है। जैसे यहाँ पर त ही 2 बार आया है, यहाँ पर भी त, यहाँ पर अलग अलग व्यंजन नहीं है। ये है द्वित्व व्यंजन की पहचान। अब है आपका बहुवचन। अब कुछ शब्द दे रखे हैं जो आपने बहुवचन बनाने हैं एक वचन से। फुलझड़ी फुलझड़ियाँ, पतंग पतंगे, जलधारा जलधाराएं, ये आपने खुद से लिखने हैं। आगे है शुद्ध रूप लिखना है। अब ये आपने कुछ शब्द ऐसे दे रखे हैं जो अशुद्ध है, जैसे हरियाली में र पे बड़ी मात्रा दे रखी है लेकिन छोटी आनी है। इन शब्दों को आपने शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद है दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द। अब ये आपके कुछ पहेली दे रखे हैं, इसमें से कुछ शब्द आपने ढूंढने हैं, जैसे मधु, बादल, सरल, सावन, तीर्थ, नदी, ये सब शब्द आपने ढूंढ कर लिखने हैं। अब है आपके सामने एक दृश्य, जो आपने ये दृश्य देखकर इसका एक अनुच्छेद लिखना है कि इस दृश्य में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। 80 से 100 शब्दों में ये आपने अनुच्छेद बनाकर लिख देना है ये, और आपने ये स्वयं कार्य करना है। धन्यवाद।